नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। असम में एक के बाद एक दो मामलों में गिरफ्तारी और फिर जमानत पर छूटे गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो भी हुआ वो सब प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर हुआ। आपको बता दें, जिग्नेश मेवाणी को गुजरात के पालनपुर से गिरफ्तार किया था असम पुलिस ने। उसके बाद असम ले जाया गया उनको। वहां उन्हें जमानत मिली। उनके खिलाफ मामला था प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्विटर पर कुछ बयान लिखने का, जिस पर बीजेपी के एक नेता जो असम के हैं उन्होंने एफआईआर करा दी और पुलिस उनको लेकर असम आई, लेकिन वहां उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई और इसी दौरान जमानत मिलते ही उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार यह आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस की एक महिला कर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में भी पुलिस के ही रवैये पर सवाल उठाए और ये कहा कि ये मामला सही नहीं दिख रहा और इस आधार पर जिग्नेश मेवाणी को जमानत दे दी गई। तो हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने जिग्नेश मेवाणी से खास बात की। ये ऐसे एक विधायक हैं जो कि तकनीकी तौर पे निर्दलीय विधायक हैं लेकिन कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने 18 तारीख को एक ट्वीट किया जिसके आधार पर 19 तारीख को इनकी गिरफ्तारी हुई। असम पुलिस ने गिरफ्तार किया, गुजरात से इनको लेकर असम ले जाया गया और उसके बाद की आगे की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। क्या कुछ हुआ, ट्वीट में आपने क्या लिखा और क्या आधार बना आपकी गिरफ्तारी का? गुजरात में 3 जगह पर दंगे हुए। माननीय प्रधानमंत्री जो खुद गुजरात से है वो गुजरात आने वाले थे, तो मैंने उनको अपील किया अपने ट्वीट के जरिए कि प्लीज आप जब गुजरात आ रहे हो और चूंकि आपने महात्मा का मंदिर भी बनाया है गुजरात के गांधीनगर में, तो शांति और अमन लोग बनाए रखे, उसका अपील करें। मान के चलिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई दंगा हो जाए तो मैं क्या कहूंगा, जनता को यही अपील करूंगा ना कि शांति और अमन बनाए रखे। तो यही मेरी उम्मीद भारत के प्रधानमंत्री से। लेकिन आपने इस ट्वीट में ऐसी भाषा का भी इस्तेमाल किया जो शायद आपको लगता है कि अब नहीं, वो नहीं करनी चाहिए। मैंने उनको गॉडसे का भक्त बताया। यदि उनको ऐसा लगता है कि ये गलत है और यदि ऐसा नहीं है, इस बात में सच्चाई नहीं है, तो लाल किले की प्राचीर से एक बार गॉडसे मुर्दाबाद बोल देना। आज न्यूज चैनल्स में सारे जो भी उनके प्रवक्ता एक बार कह दे गॉडसे मुर्दाबाद। वो तो ट्विटर पर हैं, आपने शांति की अपील की बात की। सुनिए, वो तो ट्विटर पर गॉडसे जिंदाबाद ट्रेंड करवाने वाले ये लोग हैं। ये तो और मैंने संवैधानिक पद पे बैठे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि वो भाषा गलत थी या अभी भी आप उस पे? इसमें एफआईआर कहां बनता है? वेयर इज द ऑफेंस? मैं बतौर लॉयर कह रहा हूं, शांति और अमन का अपील करना ये गुनाह है क्या इस देश में? अच्छा, आपकी गिरफ्तारी के बाद फिर आपको असम की पुलिस गुजरात से लेकर गिरफ्तारी भी किस प्रकार से? रात को 12 बजे मुझे उठाया, मानो मैं कोई गैंगस्टर हूं। मेरी असेंबली के स्पीकर को पता नहीं है, मुझे एफआईआर का कॉपी नहीं दे रहे, कौन से चार्जेस लगाए वो नहीं बता रहे, मेरे फैमिली से बात करने नहीं दिया, मेरे वकील से बात करने नहीं दिया। इतना क्या है भाई आपको? आप 41D के तहत मुझे नोटिस दे सकते थे कि इस प्रकार के ट्वीट के बेसिस पे एफआईआर हुआ है। क्या कहना है? मैं जवाब देता, कोऑपरेट करता। आज भी कोऑपरेट कर रहा हूं। लेकिन जब असम में आपको जमानत दे दी गई, फिर कितनी देर के बाद तुरंत गिरफ्तार? तुरंत मैं जैसा ही ये केस खत्म हुआ, मुझे बेल मिला, इमीडिएटली जेल के अंदर से ही प्रोडक्शन वारंट लेकर आ गए। दूसरा केस इतना फर्जी कि मैं पढ़ के आपको दिखाता हूं। मैं आसाम की जुडिशरी ने यह कहा है कि अक्यूज जिग्नेश मेवाणी को जानबूझकर लंबे अरसे तक जेल में रखने के लिए ही ये फर्जी एफआईआर किया गया है। कोर्ट का शब्द है फर्जी एफआईआर, आप पर फॉल्स एफआईआर के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया गया उस एफआईआर। तो इसी के तहत कोर्ट ये कह रहा है कि कॉन्ट्ररी टू द एफआईआर द विक्टिम वुमन हैज डिपोज्ड अ डिफरेंट स्टोरी बिफोर द लर्नेड मैजिस्ट्रेट। आसाम का न्याय तंत्र कह रहा है, ये बेल ऑर्डर कह रहा है कि एक साजिश थी, जिग्नेश को जानबूझकर लंबे अरसे तक जेल में डाले रखने के लिए ही ये एफआईआर किया गया है। कोर्ट ने तो एक महिला को इस प्रकार से आगे करना ये कायरता नहीं है? कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि एक जो काबिल व्यक्ति है वो कभी भी पुरुष पुलिसकर्मियों के बीच किसी महिला पुलिसकर्मी बिल्कुल, आपके 25-30 पुलिस के जवान है, एडिशनल एसपी बैठा है, एक सब इंस्पेक्टर बैठा है, उसके सामने मैं महिला को धक्का मारूंगा? और मैं सचमुच में दिल से मानता हूं कि इस महिला के ऊपर दबाव होगा। ये जो कोर्ट का सुनिए खिलाफ वो हाई कोर्ट में जाने की बात कर रही है। ये कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो मेरे लिए ग्राउंड बन सकता है उस महिला के खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन 120B का कंप्लेंट करने का। मैं जेनरोसिटी दिखाकर
नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सचमुच ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि उसके ऊपर कोई दबाव होगा, लेकिन इस प्रकार की चीप और इस प्रकार की मीन हरकत करना ये ठीक है? आसाम की सरकार 2500 किलोमीटर दूर बैठे किसी विधायक को टारगेट करके आसाम की जनता को क्या दिला रही है? क्या अचीव किया आपने भाई? लेकिन पुलिस कह रही है कि जो आप कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहे हैं इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी। तो जाए ना, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट भी उनको सवाल पूछेगा ना। और कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है, पे बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सारी साजिश वहां पे रची गई। बिल्कुल। तो असम की सरकार को अचानक कैसे मन हो गया एफआईआर करने का? चूंकि मैंने पीएम साहब के खिलाफ ट्वीट किया था, चूंकि वो ये हजम नहीं कर पाए, एक दलित। और अब चलते हैं सीधे जर्मनी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देशों के टूर के पहले चरण में पहुंचे हैं और जर्मनी में आज उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस वक्त वो वहां जो स्थानीय भारतीय समुदाय के लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं।
पीएम से मिले, आपको मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। पीएम का जो ऑरा है वो हम सब पे इतना भारी पड़ गया है एंड हम एक्चुअली बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे उनसे, बहुत अच्छा लगा। आप अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से? मेरा नाम निकिता है, निकिता हर्डिकर, और मैं पुणे से हूँ, पुणे महाराष्ट्र से। बहुत अच्छा लगा एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। चलो आप अपना नाम बताइए, पीएम मोदी आपसे मिले, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा नाम भरत गीते है, मैं स्टुटगार्ट से आता हूँ और अभी इंडिया में हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इंडो जर्मन बायलैटरल टाइज, व्हाट ही विल ब्रिंग टू आवर टेबल एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि इस नए गवर्नमेंट के साथ हमारे गवर्नमेंट का अच्छा मेल जुल जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। काय वाटलं मोदीजींना? बहुत खुशी हुई। पहिले नाव कुठलं आपण राहतो आणि आपल्याला काय वाटलं? बहुत खुशी हुई। कोविड की वजह से हम 2 साल इंडिया नहीं जा पाए और हमारी बहुत तमन्ना थी मोदी जी को देखने की, और वो खुद ही यहाँ आए और हमें उन्हें उनके दर्शन करने को मिले, हमें बड़ी खुशी हुई। बोलना है, बोले सेकंड जनरेशन को पीएम मोदी आज फिर बाहर होटल से आए, आप लोग ने उनका वेलकम किया, आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस? ये बहुत ही एक कभी न भूलने वाला ऐसा एक्सपीरियंस था। मैंने पहली बार ही मोदी को पर्सनली देखा है। सुबह उनकी अंदर एडलॉन होटल में मुलाकात हुई थी। अभी मैं यहाँ पे बाहर भी उनका स्वागत या वेलकम करने के लिए और उनको चीयर करने के लिए यहाँ था। और मोदी जी ने शिवाजी महाराज की बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में जर्मनी पहुंच गए हैं और बर्लिन में भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया है। और इसके बाद वो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज से मिलेंगे। भारत और जर्मनी के बीच बातचीत होगी और उसके बाद वो डेनमार्क जाएंगे। डेनमार्क में वहाँ के प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। इसके अलावा इंडिया नॉर्डिक समिट होगी जिसमें डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे। और अपनी यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री फ्रांस में कुछ देर के लिए रुकेंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। तो ये उनका दौरा है, काफ़ी व्यस्त दौरा। 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात उनकी होनी है और इसके अलावा 50 से ज़्यादा कारोबारियों के साथ मुलाकात भी वो करेंगे। और ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत एक तरह से दुनिया की कूटनीति में अपने आप को नए सिरे से पेश कर रहा है। जो यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध है उसने पूरी दुनिया को एक तरह से मथ कर रखा हुआ है और भारत की भूमिका पर सबकी निगाह है। भारत की जो भूमिका है वो भी स्पष्ट करेंगे इन तमाम मुलाकातों में प्रधानमंत्री मोदी दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने। तो आज जब भारतीय समुदाय के लोग उनका वहाँ स्वागत कर रहे हैं तो एक छात्र ने, एक बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने कुछ गाकर भी सुनाया। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर हम अर्चना वंदना करेंगे। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है, तेरे लिए जिएंगे तेरे लिए मरेंगे। वाह वाह बढ़िया। जिस तेजी से गर्मी बढ़ी उसके आगे बिजली की सप्लाई जो है वो कहीं पीछे छूट गई और यही वजह है कि देश के कई राज्यों में इन दिनों बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में भी कोयले की कमी और बिजली संकट को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से एक बयान
दिया गया, जिसका जवाब अब ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिया है। आर.के. सिंह ने दिल्ली सरकार पर लोगों को गुमराह करने और हड़बड़ी फैलाने का आरोप लगाया। सिंह ने अपने पत्र में उन संयंत्रों में बिजली के स्टॉक का ब्यौरा दिया। इनके मुताबिक एनटीपीसी के दादरी प्लांट में 8.43 दिन, ऊंचाहार प्लांट में 4.6 दिन, कहलगांव प्लांट में 5.31 दिन, फरक्का प्लांट में 8.38 दिन और झज्जर प्लांट में 8.02 दिन का स्टॉक ही बचा है। इतना स्टॉक बचा हुआ है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि इन प्लांटों में हर दिन कोयले का स्टॉक बढ़ाया जा रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने पत्र में दादरी और ऊंचाहार प्लांट में कोयले का स्टॉक सिर्फ एक दिन ही बचे रहने का आरोप लगाया था। इसका जवाब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिया है अपने इस पत्र के जरिए। तो ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने अपने पत्र में क्या जवाब लिखा है, यह भी आपको दिखा दें। उन्होंने लिखा कि बिजली प्लांट में पर्याप्त कोयला स्टॉक है, गलत जानकारी दे रही है। इस मामले में दिल्ली की सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। बिजली प्लांट में कोयले की आपूर्ति अबाध है, मतलब लगातार हो रही है। गलत आंकड़े देकर भय फैलाया जा रहा है। और कई राज्यों में इस बिजली संकट के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, बिजली संकट, नौकरी संकट, किसान संकट और महंगाई संकट। प्रधानमंत्री मोदी का 8 साल का कुशासन एक केस स्टडी है कि कभी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद किया जाता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा हैं। हिमांशु, ऊर्जा मंत्री ने दिल्ली सरकार का जवाब दे दिया, ये भी कह दिया कि आपूर्ति जो है लगातार कोयले की है सभी पावर प्लांट्स में, लेकिन देश के तमाम और राज्य भी हैं। वहां क्या स्थिति है इस वक्त देश में? बिजली संकट से कितना निपट पाई है सरकार? देखिए, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने जो ताज़ा रिपोर्ट जारी किया है, डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट कहते हैं उसको, उसके मुताबिक देश में अब भी 165 थर्मल पावर स्टेशंस में से 54 ऐसे थर्मल पावर स्टेशन हैं जिनके पास 10% या उससे भी कम का कोयले का स्टॉक बचा है, जिसको आप एक सुपर क्रिटिकल स्टेज मान सकते हैं। क्योंकि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अपने जो मापदंड है उसके हिसाब से 25% से अगर कम कोयले का स्टॉक किसी थर्मल पावर स्टेशन के पास होता है तो उसे क्रिटिकल माना जाता है, यानी वो क्रिटिकल लेवल के नीचे वहाँ पर कोयले का स्टॉक पहुँच चुका है। और ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीब 1/3 ऐसे थर्मल पावर स्टेशन हैं देश में जहाँ पर कोयले का जो स्टॉक है वो 10% या उससे भी कम है। कुछ थर्मल पावर स्टेशन ऐसे भी हैं जिनके पास कोयले का स्टॉक नहीं बचा है, जो डेली कोल की सप्लाई के आधार पर चल रहे हैं। उसका ये मतलब होता है कि अगर किसी एक दिन कोयला पहुंचने में देरी हुई तो उस थर्मल पावर स्टेशन के लिए बिजली पैदा करना संभव नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप नेशनल पिक्चर अगर आप देखें, पोसोको जो पावर मिनिस्ट्री की इंटरप्राइज है, उसने जो ताज़ा आंकड़े जारी किए उसके हिसाब से संडे को जब आमतौर पर दफ्तर बंद रहते हैं और बिजली की डिमांड कम रहती है, उस दिन 1,77,000 के करीब मेगावाट बिजली की डिमांड थी और 207 मेगावाट की शॉर्टेज रही है। जबकि ये शॉर्टेज जो है उसके एक दिन पहले यानी 30 अप्रैल को ये शॉर्टेज 5,800 मेगावाट की थी और उसके एक दिन पहले 8,100 मेगावाट के आसपास थी। तो अब भी जितना पावर डिमांड है देश में उसके अनुपात में बिजली की सप्लाई जो है वो नहीं हो पा रही है। दूसरी फिलहाल राहत की खबर ये है कि मौसम विभाग ने ये कहा है कि 2 मई से यानी आज से जो औसत तापमान है देश में उत्तरी भारत के कुछ इलाकों में वो धीरे धीरे कम होगा। उम्मीद करनी चाहिए कि जब पावर डिमांड इसकी अनुपात में कुछ कम होगी और कोयला संकट कुछ कम होगा, लेकिन फिलहाल आज स्थिति ये है कि देश के 1/3 बड़े थर्मल पावर स्टेशंस के पास 10% या उससे कम का ही कोयला का स्टॉक बचा है। जहां तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का सवाल है, दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि जो 2 पावर प्लांट है जहां से सबसे ज़्यादा बिजली को पावर मिलती है, दादरी प्लांट जो है एनटीपीसी का जहां से 728 मेगावाट बिजली दिल्ली को मिलती है, वहां पर 1 से 2 दिन का कोयले का स्टॉक है। ऊंचाहार जहां से 100 मेगावाट बिजली मिलती है वहां भी कोयले का स्टॉक कम है। पावर मिनिस्टर कह रहे हैं 5 से 8 दिन का स्टॉक इन 5 थर्मल पावर स्टेशन के पास है जहां से दिल्ली में बिजली आती है। लेकिन संकट तो है। देखिए संकट कितना बड़ा है इस पर विवाद चल रहा है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच।
लेकिन निश्चित तौर पर कोयले का संकट है और अगर बिजली अगर कम नहीं हुई जैसा कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है तो मुझे लगता है ये संकट कुछ दिन और बना रहेगा। सुशील जी, तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि गर्मी अगले कुछ दिनों में कम होगी, लेकिन ऐसा लग भी रहा है। मौसम विभाग जो जानकारी दे रहा है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ उत्तर भारत के इलाकों में बरसात भी हो सकती है। जो गर्मी है उसका असर इससे कम हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस की दबिश के दौरान एक युवती की पिटाई से मौत का आरोप पुलिस पर लगा है। पुलिस युवती के पिता को गिरफ्तार करने गई थी, जो कि बालू का कारोबार करता है। पुलिस का कहना है कि अवैध कारोबार बालू का वो करते हैं। परिवार का आरोप है कि जब वो घर पर नहीं मिले, यानी लड़की के पिता, तो पुलिस ने उनकी 2 लड़कियों को पीटा। इनमें से एक की मौत हो गई, दूसरी को काफी चोट आई है। घटना के बाद गांव वालों ने पुलिस को घेर लिया, पिटाई भी की। 2 जवान इसमें घायल हुए। वारदात के बाद चंदौली के जो आला पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने स्थानीय एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। एसएचओ समेत कुछ पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। हालांकि पुलिस ने यह कहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक युवती के शरीर पर गंभीर चोट के निशान नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने उनकी बेटियों के साथ काफी मारपीट की। और घर पे कोई नहीं था, हम 2 बहनें थे। 4 बोलेरो पुलिस आई, उसमें उदय प्रताप एसो थे, वो शहीद। लेडीज पुलिस आई थी। डायरेक्ट घर में घुसे लोग। मेरे विरोध करने के बाद इन लोगों ने मुझे मारा। उसके बाद मेरी दी को मारते मारते उस रूम में ले गए। उसके बाद हमको इस रूम में 8-10 लोग मारते रहे और उस रूम में दी को 2 लेडीज पुलिस और 8-10 पुलिस वाले मारते रहे। तुम लोगों को रोड पे ला देंगे सर, ऐसी धमकी देने के बाद सब चले गए। जब हम उस रूम में गए तो देखे तो दी पंखे से लटकी हुई थी। इनको मारकर, सर बेल्ट का निशान था, उनको मारकर साड़ी से टांग कर और 2-4 साड़ी छींट कर ये लोग चले गए। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, आप सब अवगत है। उसके अंदर 2 चीज़ें उसमें आई हैं कि एक तो गले पे खरोच आई है, जो छोटी सी खरोच है। उसके अलावा एक बाएं जबड़े के पास 0.5 सेंटीमीटर की छोटी सी चोट है, मामूली चोट। और जो पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ है वो अननोन रखा गया है। इसके अलावा कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी नहीं आई है किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर। दूसरा, इसमें प्रिजर्व कर लिया गया है। दूसरा की रिपोर्ट के पश्चात ही इसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो सर्टन हो पाएगा। अभी कॉज ऑफ डेथ अननोन रखा गया है पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा, और इसमें पूरा जो पोस्टमार्टम है पैनल ऑफ डॉक्टर्स से करवाया गया और उसमें वीडियोग्राफी भी कराई गई। ये पुलिस सारा गलत बोल रही है। पीड़िता पुलिस आई, जबरदस्ती चढ़ गई। 2 ही बच्चियां घर में थी और बड़ी बच्ची को पुलिस ने मारा पीटा और छोटी को इस घर में बंद करके मारा और बड़की को जब लगा चोट वो मृत्यु हो गई। तो ये सब कर करके उसको पंखी में बांध कर भग गई। अभी तो रिपोर्ट आई ही नहीं है। अभी तो हम लोग करा के सुबह गए हैं और रिपोर्ट आई नहीं। पुलिस अपने मन से भेज रही है। और इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के मीडिया सेल की एक ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। जिस पुलिस को असीमित अधिकार देकर योगी जी सरकारी गुंडागर्दी करवा रहे हैं, एक दिन वही पुलिस भस्मासुर बनकर भाजपाइयों को भी नहीं बख्शेगी। लोकतंत्र में मर्यादा, राजधर्म और शुचिता होती है, लेकिन इस भाजपा शासनकाल में सब खत्म हो चुका है। अत्यंत निंदनीय। इस बीच यूपी के जो मंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने इस घटना पर का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में केस दर्ज हो गया है, इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी कार्रवाई भी चल रही है। अभी तो उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज़ रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। इसलिए अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूं और परिजनों को सांत्वना देता हूं, और लेकिन इसकी जांच करके अगर किसी भी प्रकार से दोष पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। और अब खबर दिल्ली से, जहां अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और अपराधियों के निशानों पर खास तौर पर बुजुर्ग हैं। शनिवार को दिल्ली के पौष इलाके आनंद लोक में एक बुजुर्ग महिला को बांधकर 4 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम दिया गया
और रविवार की सुबह पौष सिविल लाइंस इलाके में एक बुजुर्ग बिल्डर की हत्या कर बदमाश उनके घर से कैश लूट ले गए। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें बुजुर्ग के घर की बाउंड्री वॉल से 2 लड़के कूदते दिख रहे हैं। एक ने अपने पीछे बैग टांगा हुआ है। इसके बाद ये दोनों एक बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। उत्तरी दिल्ली के पौष इलाके सिविल लाइंस की इसी कोठी में रविवार सुबह कुछ बदमाश घुसे और ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे 77 साल के रामकिशोर अग्रवाल के ऊपर चाकू से 4 वार किए। इसके बाद लुटेरे बेडरूम में गत्तों के बॉक्स में रखा कैश लूटकर फरार हो गए। पुलिस को घटना की जानकारी मृतक रामकिशोर के बेटे ने दी। सुबह 6:30 बजे की बात है जी, जब शोर शराबा हुआ कि जी मार दिया। जब मैं जाकर के देखा तो उनके गले में चाकू का यहाँ चाकू से काट रखा था। और तो जो हॉस्पिटल जब हम लेके पहुँचे तो डॉक्टर ने जब एग्जामिन किया तो डॉक्टर ने एग्जामिन करते कहा इनकी डेथ ऑलरेडी घर पे हो चुकी है, अब डेड बॉडी यहाँ लेके आए हैं। रामकिशोर को घर से 100 मीटर की दूरी पर बने ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात के वक्त रामकिशोर के बेटे, उनकी पत्नी और बेटी पहली मंजिल पर थे, जबकि रामकिशोर ग्राउंड फ्लोर पर अकेले सो रहे थे। कॉलोनी के एक गार्ड ने 2 बदमाशों को देखा, लेकिन बदमाश ने गार्ड पर पिस्टल तान दी। हमारे यहाँ का एक गार्ड है जो एसोसिएशन का है, उसने बड़ी हिम्मत दिखाई जी। और सवेरे उन संदिग्ध आदमी को जब गार्ड ने देखा तो 2 बार उन्होंने उसको यहाँ से भगाया। तो दोबारा आके देखता है कि उसमें का एक आदमी जो गार्ड ने हमें बताया वो अग्रवाल जी की कोठी के अंदर छुपा हुआ है। उसने अग्रवाल जी की घर की बेल बजाई तो जब उनके घर का चौकीदार है वो ऑलरेडी बंद था, कमरे में किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। फिर वो कूद के भागे, नागेश जी को देखे, नागेश गार्ड है यहाँ के एसोसिएशन के, उनको जब कूद के भागे, नागेश जी ने रोकने की कोशिश करी तो उन पे बंदूक तान दी, जो नागेश जी ने जैसे हमें बताया। पुलिस ने घर और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की है, जिसमें 2 संदिग्ध दिख रहे हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें लगी हैं। ग्राउंड फ्लोर में इसके फादर जो थे, उनके बेडरूम में उनकी बॉडी उनके बेटे को मिली थी। 4 जगह घाव हैं जो पता लगा है, और इस पे हमने मर्डर कम रॉबरी का पर्चा दिया है, क्योंकि जो इनका कमरा है वहाँ पर कुछ उथल पुथल होके कुछ पैसे लूटने की भी सुराग मिले हैं। कितनी राशि गई है उस पर अभी जांच जारी है। टीमें गठित कर दी गई हैं पूरे जिले से, और हमें उम्मीद है कि जल्दी ये केस सॉल्व कर लेंगे। शनिवार को दक्षिणी दिल्ली के पौष इलाके आनंद लोक में कुछ बदमाश एक कोठी में दाखिल हुए और एक बुजुर्ग महिला रितिका शर्मा के हाथ पैर बांधकर 4 करोड़ के गहने लूट लिए। नई दिल्ली से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली एनसीआर में रोड रेज यानी सड़क पर तैश में हिंसा की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। नोएडा में कार में एक स्क्रैच लगने के बाद कार सवार ने दूसरे कार सवार को रौंदते हुए जान से मारने की कोशिश की। यह घटना नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की है। कार में स्क्रैच लग जाने के बाद दोनों कार सवारों के बीच झगड़ा और मारपीट हुई। इसके बाद एक कार सवार ने दूसरे कार सवार को अपनी कार से रौंद डाला और फर्राटे भरते हुए भाग गया। घायल शख्स हवा में कई फीट उछलकर नीचे आ गिरा और अब उसकी हालत गंभीर है। ये मामला शुक्रवार रात करीब 1:30 बजे नोएडा के महामाया फ्लाईओवर का है। ये लोग आगे जाकर के उनको प्रेस करते हुए उन्होंने आगे गाड़ी ओवरटेक करने के बाद रोकी, तो रोकने के बावजूद भी उन्होंने सीधा उनको मार दिया पीछे करके। उनकी गाड़ी की डैमेज हो गई थोड़ी सी, उसमें नेम प्लेट जो भी नंबर प्लेट है वो सब गिर गए और ये उतर के आए कि भाई एक तो वहाँ मारा फिर यहाँ मार रहे हो इस तरीके से। तो वो गाड़ी में से निकल करके उन्होंने उन पे हमला किया, गाली गलौज हमला। 28 साल का घायल दिवाकर मोटवानी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के मुताबिक दिवाकर मोटवानी अपने 2 दोस्तों के साथ नोएडा से सोनीपत जा रहा था, तभी उसकी कार को एक तेज रफ्तार
i20 कार ने पीछे से टक्कर मारी। इसके बाद i20 कार में सवार 5 लड़के गाड़ी से उतरे और झगड़ा शुरू हो गया और फिर मारपीट। बात इतनी बढ़ गई कि i20 कार में सवार लड़कों ने अपनी कार पीछे कर कार के बाएं तरफ खड़े दिवाकर को कार से रौंद दिया। मेरे बेटे को 3 जनों ने जकड़ रखा था और 2 जनों ने एक और दोस्त को मारा, 1 जने और के साथ मेरे दोस्त के फ्रेंड। उसके बाद उन्होंने जैसे तैसे उनका नंबर लेने की कोशिश करी, गाड़ी की वीडियो बनाने की। तो उनमें से एक जना कहता है कि आओ अभी मैं इसको दिखाता हूँ। गाड़ी में बैठा हूँ और सीधा जा करके मेरे बेटे आगे गाड़ी में खड़ा था, वो लेने के लिए वीडियो फोटो, उनको सीधा जा करके उड़ा के चला गया। पुलिस ने इस वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में नवीन अवाना, सूर्य भाटिया, अभिनव सहगल और नीतीश गुप्ता हैं, जबकि इनका 5वां साथी फरार है। सभी नोएडा की नामी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। जो अभी तक पता चला है, इन दोनों पक्ष का शायद एक दूसरे से गाड़ी टच हो गई थी। उसके बाद दोनों के बीच में काफी विवाद हुआ, हाथापाई हुई। दिवाकर मोटवानी की स्थिति काफी गंभीर है और इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है, जिसको देखते हुए हमने मामले में 307 आईपीसी धारा की वृद्धि भी की है और इस मामले में 4 अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जिस गाड़ी को यूज करके घटना की गई है वो भी हमने बरामद कर ली है। महज छोटी सी बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। पुलिस ने रोड रेज के इस मामले में हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी नवीन अवाना चला रहा था। अब उसके 5वें साथी की तलाश जारी है। नोएडा से अपने सहयोगी अरविंद उत्तम और कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में और उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली की बात करें तो यहां भी गर्मी ने हाल बेहाल किया हुआ है और यमुना जो दिल्ली का गला तर करती है उसका भी हाल बेहाल है। दिल्ली के आईटीओ में यमुना एक तरह से दिख ही नहीं रही। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने जायजा लिया यमुना का। एक तरफ दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही है कि खुले आसमान के नीचे भरी दोपहरी में आप खड़े हो जाएं तो बदन जल रहा है, तो दूसरी तरफ अब मैं जो आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर आपका दिल जलेगा। मैं दिल्ली के आईटीओ के पास यमुना नदी में खड़ा हुआ हूं और यहां से नदी गायब हो चुकी है, सूख चुकी है। मैं यमुना नदी के बीचों बीच खड़ा हूं, जहां पर नदी बहती है वहां पर इस समय मैदान बना हुआ है और ये देखिए, ये स्थिति यहां पर यमुना नदी में, बीचों बीच यमुना नदी में दिखाई दे रही है। इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और 72 साल में बताया जाता है कि अप्रैल का महीना इतना गर्म कभी नहीं रहा जितना इस बार रहा है, तो इसका भी ये असर हो सकता है कि यमुना आईटीओ के पास जो है वो इस तरह की दिखाई दे रही है कि यमुना नदी दिखनी ही बंद हो गई है। और दूसरा, जो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, उनका कहना है कि एक तो गर्मी का तो असर है ही और दूसरा हरियाणा ने पानी कुछ कम छोड़ा है, जिसकी वजह से वजीराबाद से आगे दिल्ली जल बोर्ड ही पानी कुछ कम छोड़ रहा है, जिसकी वजह से आईटीओ के पास यमुना लगभग सूख चुकी है। देखिए, इसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर बहुत भयंकर लेवल की जो है हीट वेव चल रही है। गर्मी आपने देखा भी होगा कि इस बार अप्रैल में जो गर्मी पड़ी वो पिछले सालों की तुलना ज़्यादा थी। और दूसरा कारण ये है कि वजीराबाद पे हम एक लेवल मेंटेन करते हैं दिल्ली की पानी की सप्लाई के लिए, और ये लेवल औसतन 674.5 के करीब रखते हैं। और क्योंकि हरियाणा से पानी जो है थोड़ा सा कम आ रहा है, तो ये लेवल जो है 673.1 है और 673 से कम जाते ही जो है हमारे लिए पानी की प्रोडक्शन में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अभी प्रोडक्शन कम हुई है, मगर क्योंकि हमारे पास पानी जो है जितना आता है उससे थोड़ा कम आ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी जो है हम यमुना में आगे छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्शन के लिए इस पानी की ज़रूरत है। तो हरियाणा सरकार को हमने लिखा भी है,
परसों पत्र लिखा है और हमें आशा है कि उनसे सहयोग मिलेगा और जैसे ही लेवल थोड़े बढ़ जाएंगे तो पानी छोड़ देंगे तो थोड़ा नदी में आपको पानी दिखेगा। हालांकि ये बात सही है कि अप्रैल, मई और जून के महीने में नदियों में जल स्तर कुछ कम हो जाता है, लेकिन ये बात भी सही है कि ITO के पास यमुना नदी की जो तस्वीर इस बार दिखाई दे रही है वो भी पहले कभी नहीं देखी गई थी। यमुना नदी, दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।